डीएलएड बैच 2019 के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। जैसा कि आप लोग पता है, पिछला जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक था, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना, इस विषय पर हमने भली भांति चर्चा कर ली थी। बता दिया था कि कहानी क्या है, लोक कथा क्या है, रोचक प्रसंग क्या है और इनमें कहानी और लोक कथा में अंतर क्या है। अब आगे जो आपका अगला टॉपिक है, उसमें हमने लिया है आज पढ़ाने के लिए स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति, या यूँ कहें कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ऐसा भी है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। तो हमने एक छोटी सी परिभाषा में इसे बांधने की कोशिश की है। मानव द्वारा अपने हृदयगत भावों व विचारों को जिस संकेत साधन द्वारा प्रकट किया जाता है, प्रकट करता है, उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी ये स्वयं मनुष्य के हृदयगत भाव या विचार होते हैं और इसमें वह जिस संकेत साधन का प्रयोग करता है, जिस संकेत साधन का प्रयोग करके इस भाव को प्रकट करता है, उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, एक मौखिक अभिव्यक्ति और एक लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति वो होती है जिसे हम अपने मुख द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और लिखित अभिव्यक्ति वह होती है जिसमें हम अपने मनोभावों, किसी ज्ञानवर्धक बात या विचार को लिखित रूप से लिख करके लिखित रूप से अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। पहले हम देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, जो कि मुख द्वारा प्रकट की जाती है, यानी मौखिक रूप से, जिसका हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन उपयोग करते हैं। इसमें विशेषताएं क्या हैं? ये स्वाभाविक होती है, क्योंकि हम इसे अपने मुख द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। इसमें प्रवाहमयता होती है। जब भी हम किसी बात को कहते हैं, किसी घटना को बताते हैं, तो उसमें एक प्रवाहमयता होती है, स्पष्टता होती है और मधुरता होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं मौलिक अभिव्यक्ति की, मौखिक अभिव्यक्ति की, यानी मौखिक रूप से जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं उसमें स्वाभाविकता होगी, प्रवाहमयता होगी, स्पष्टता होगी, मधुरता होगी। अब मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? जब हम मौखिक रूप से अभिव्यक्तिकरण करते हैं तो उसका महत्व क्या है? इससे हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है, क्योंकि हम अपनी बात को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए उससे शब्द भंडार में वृद्धि होती है, नवीन जानकारी होती है। जब हम किसी से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो उससे नवीन जानकारी उभर कर आती है, या कोई भी मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उससे कई लोग लाभान्वित होते हैं। मनोभावों की समझ, यानी अपने मनोगत जो भाव हैं
उसको किस प्रकार अभिव्यक्त करना है, इसकी समझ व्यक्ति में विकसित हो जाती है। अब ये तो हो गया महत्व। अब हम जानते हैं कि किन किन साधनों द्वारा हम मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं। विचार विमर्श द्वारा हम अपने विचार को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह भी अपना विचार प्रस्तुत करता है, तो विचार विमर्श द्वारा। व्याख्यान द्वारा कोई भी विषय विशेषज्ञ व्याख्यान करता है तो उसमें भी वह अपने विचारों को रखता है, अपने मनोगत भावों को रखता है। चर्चा परिचर्चा, जब हम किसी विषय पर, विषय विशेष पर चर्चा करते हैं तो भी उस विषय पर हम अपने मनोगत विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। वार्तालाप हो गया, जो कि दैनिक रूप से हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। हमें किसी भी चीज़ को कुछ कहना हुआ तो हम उसे मौखिक रूप से कहते हैं। कहानी कथन, किसी कहानी को सुनाना। वाद विवाद, कविता पाठ, किसी कविता को पढ़कर लयबद्ध तरीके से सुनाना बच्चों को। ये हो गई मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति के ये सब साधन हैं, इनके द्वारा हम मौखिक अभिव्यक्ति को करते हैं। दूसरा जो है वो है लिखित अभिव्यक्ति, यानी लिख कर अपने विचारों को लिख कर अभिव्यक्त करना, लिख कर अपने भावों व विचारों को प्रकट करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मनोगत भावों को किसी डायरी में, किसी कागज पर या कहीं लिख कर प्रकट करते हैं, तो उसे कहेंगे लिखित अभिव्यक्ति। यानी किसी भी भाव को, किसी भी विचार को लिखकर अभिव्यक्त करना, ये हो गई लिखित अभिव्यक्ति। अब लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है मानव जीवन में, एक प्रशिक्षु के जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में? इससे लेखन कौशल का विकास होता है। यानी जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उससे वाचन कौशल का भी विकास होता है, यानी बोलने का, उच्चारण कौशल का विकास होता है, बोलने की कौशल का। और जो लिखित अभिव्यक्ति होती है उसमें लेखन कौशल का विकास होता है, यानी हम अपने विचारों को किस प्रकार शब्दों में बांध कर लिख पाते हैं और कितना तीव्र लिख पाते हैं, कितना सुस्पष्ट लिख पाते हैं, लयबद्ध तरीके से लिख पाते हैं। इन सब बातों का विकास होता है, लेखन कौशल का विकास होता है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, यानी विराम चिन्ह कहाँ और किस प्रकार लगाया जाए, कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाए, यह लिखित अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण है। हाथ व मस्तिष्क का संतुलन, क्योंकि हम मस्तिष्क में अपने विचारों को रखते हैं, उन विचारों को मस्तिष्क से सोचकर अपने हाथ द्वारा किस प्रकार उसे लिखें, इसका संतुलन भी बन पाता है। देश विदेश के ज्ञान में वृद्धि, हम लिखित जो ग्रंथ हैं, चाहे वो महाकाव्य वगैरह हों या फिर चरक संहिता हो, आयुर्वेद वगैरह हो, तो हम लिखकर जब अभिव्यक्त करते हैं अपने ज्ञान को, अपनी बातों को, अपने विचारों को, तो वह संग्रहित हो जाते हैं और कई पीढ़ियों तक कई लोगों को लाभान्वित करते हैं। किताबें हुई,
लेखक लिख देता है किताबें, तो वो आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले प्रशिक्षु, छात्र ये सब पढ़कर उस ज्ञान का अर्जन करते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। लेखन त्रुटि दूर करना। लिखते समय कुछ बच्चों में त्रुटियां होती हैं, वो बोल तो लेते हैं मुंह से किंतु लिख नहीं पाते हैं। इससे बार बार लिखित अभिव्यक्ति से, लेखन से उनके जो लेखन संबंधी त्रुटियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। वह जो अपने भाव को जिस प्रकार मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं उसी प्रकार लिख भी पाते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। आखिर हम अपने भावों एवं विचारों को लिखित रूप में किस किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। पत्र लेखन, पत्र के द्वारा लिखकर। निबंध लेखन, निबंध एक हिंदी की गद्य विधा है। उपन्यास, उपन्यास के माध्यम से लिखकर। सार लेख, किसी भी विषय का, किसी भी घटना का सार लिखकर, निष्कर्ष निचोड़ लिखकर। आत्मकथा, स्वयं की अपनी आत्मकथा। संस्मरण, अपने द्वारा किसी घटना या किसी व्यक्ति का स्मरण कर उसके बारे में अपने विचारों को लिखना। महाकाव्य लेखन, पुराने जो लेखक थे उन्होंने महाकाव्य लिखे, तभी तो हम जान पाए रामायण, महाभारत इत्यादि। कविता लेखन, कोई अपनी स्वरचित कविता, तो अन्य गद्य व पद्य लिखित विधाएं, यानी ऐसी ही गद्य व पद्य लिखित विधाएं हो या एक लेखन हो जो आप स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय पर कुछ भी लिखें जिसमें वो आपके विचार को अभिव्यक्त करे, वो हो गया लेखन। ऐसी चीज़ें जब हम विद्यार्थी को, छोटे बच्चों को देते हैं तो उसमें अपने भावों को लिखने की क्षमता विकसित होती है और वो परीक्षा के दौरान किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हुआ, किसी लेखक की जीवनी लिखनी हुई या स्वयं की अपनी कोई बात लिखनी हुई, तो उसका वह प्रयोग कर पाता है, उसमें वह सक्षम हो पाता है। इसलिए लिखित एवं मौखिक जो अभिव्यक्ति है ये, इसका हिंदी शिक्षण में बहुत ही महत्व है। अब आपको आज के टॉपिक में पता चल गया होगा अभिव्यक्ति क्या होती है, मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है, इनके क्या क्या महत्व होते हैं, किन किन साधनों द्वारा हम इसको प्रकट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे हम अगले टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक आप जो पीछे दिए गए टॉपिक हैं उनको दोहराइए और ये जो नए टॉपिक हैं इन्हें पढ़िए। इन पर जो प्रश्न आपको पूछने हैं उन्हें पूछ सकते हैं आप। चलिए, अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।